So we are going to start with the Avogadro's law. Okay, now what is Avogadro's law? It is based on volume amount relationship. It is based on volume amount relationship. Now, first of all, what does this Avogadro's law say? What does this Avogadro law say? Okay, now see, he stated that it states that equal volume of all the gases under the same condition of temperature and pressure contains equal number of moles. equal number of moles. सबको आवाज मेरी आ रही है ना? यानी what can I say is that volume is directly proportional to number of moles. So I can say is that volume is directly proportional to number of moles. Now you know that if I am going to remove this sign of proportionality, means I have to put some constant, and that constant I am denoting by a small k into n. Now this k is of Avogadro's law, therefore we say this constant as Avogadro's constant. We say this as Avogadro's constant. Now in chapter 1 you all know that its value is fixed, which is equal to 6.023 into 10 raised to power 23 molecules, or you can say as atom. It depends on you in which case you are going to focus. Okay, now suppose if I am going to plot. Now for those guys who are preparing for medical examination, now they can ask the question to plot the graph. They can ask the question to plot the graph between volume and number of moles. Now for plotting this you have to follow this equation. Now this equation is similar to something y is equal to mx plus c means 0, means whenever you are going to plot the graph it is going to start from the origin. Clear? Now you are seeing that v is equal to plus kn, means it has the positive value, so it is going to increase here from in a straight line. Now my question is, what is the value of theta? Theta, which we say as slope. थीटा को हम क्या बोलते हैं? स्लोप. ये कितना हो जाएगा वैल्यू इसका? ये हो जाएगा के. तो इस तरह का क्वेश्चन बेटा आप लोग आईआईटी या मेडिकल में उम्मीद कर सकते हैं. क्लियर है? अब देखो डिफरेंस क्या होगा, अगर आप आईआईटी का एग्ज़ाम दोगे तो आपसे पूछेगा कि के का वैल्यू कितना होगा. अगर आप मेडिकल का एग्ज़ाम देते हो तो केवल इतना ही पूछेगा कि स्लोप है क्या. डिफरेंस बस यही है. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन. अब देखो, आपको हमने चैप्टर 1 में ही सिखाया था कि जो मोल्स का हमारा निकालने का तरीका है, सबसे पहला, अगर मान लो हमें कोई सब्सटेंस ग्राम में दिया है
तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये हम मोल तब निकालेंगे जब हमें सब्सटेंस किस में दिया है, ग्राम में दिया है। अगर मान लो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है तब क्या करेंगे, इस समय हम करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमें वॉल्यूम में दिया है तब क्या करोगे, तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय 22.4। कंडीशन है कि ऊपर का भी वॉल्यूम लीटर में ही होना चाहिए, नीचे का वॉल्यूम भी लीटर में होना चाहिए। और ये तो हो गया जब आपका एक मास दिया है, एक मॉलिक्यूल्स दिया है और एक आपका वॉल्यूम दिया है। यहाँ तक आपकी बोर्ड का काम हो गया। अब हम बात करते हैं कि आईआईटी और मेडिकल में क्वेश्चंस क्या आएंगे। वो जान के आपको प्रेशर देंगे। तो प्रेशर का क्या फार्मूला होता है आइडियल गैस का, PV इज इक्वल टू nRT। और हमें क्या निकालना है, हमें केवल मोल्स निकालना है। चलिए मैं कलर चेंज करता हूँ आपके लिए। हमें क्या निकालना है, हमें मोल्स निकालना है और हमें प्रेशर दिया है। तो मोल्स कितना हो जाएगा, मोल्स हो जाएगा PV/RT। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन देने एग्ज़ाम में बैठोगे, चाहे आपको मास में दिया हो तब भी आप मोल निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल्स दिया है फिर भी आप मोल निकाल सकते हो, वॉल्यूम दिया है फिर भी मोल निकाल सकते हो, प्रेशर दिया है फिर भी मोल निकाल सकते हो। लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है इसमें, ठीक है, क्लियर। स्लाइड चेंज करूं, चल नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या था, विल वी विल कंबाइन different different gases law to derive ideal gas equation। हम लोग बहुत सारे गैसेस को कंबाइन करेंगे ताकि हमें आइडियल गैस इक्वेशन मिल जाए। क्लियर है, चलिए अब उसमें कौन कौन से गैस लॉ को हम कंबाइन करेंगे हमें वो देखना है। सबसे पहला अगर हम बात करें व्हाट इज बॉयल्स लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय बॉयल्स लॉ। इन्होंने क्या बोला था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर। अगर मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन छोटू है। दूसरा हमारा है चार्ल्स लॉ। दूसरा हमारा है चार्ल्स लॉ। इसका हो जाएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर बी। तीसरा हो जाएगा एवोगैड्रोस लॉ। थर्ड वन इज योर एवोगैड्रोस लॉ। इसमें हो जाएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये हो जाएगा सी। जब आप ए बी सी तीनों को कंबाइन करोगे तो आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में हर जगह हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P। और जब आप ये प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करोगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम बराबर RNT/P। यानी
ये हमारा आ जाएगा आफ्टर कंबाइनिंग ऑल द गैसेस लॉ व्हाट द इक्वेशन आई एम गेटिंग इज आइडियल गैस इक्वेशन। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख दें कि पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, और यही हमारा होता है आइडियल गैस इक्वेशन, जहाँ पी क्या शो करता है, पी आपका शो करेगा प्रेशर, वी क्या शो करेगा, वी आपको शो करेगा वॉल्यूम, एन क्या शो करेगा, एन आपको शो करेगा नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या शो करेगा, आर आपको शो करेगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या शो करेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये हमारे हो गए ऑल द पैरामीटर्स ऑफ पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है आपका, हमें आर का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, कैलकुलेशन ऑफ आर, हमें आर का वैल्यू समझना पड़ेगा। आर का वैल्यू होता है 0.0821। ये कब लेंगे हम, ये हम कब लेंगे जब हमें एटीएम लीटर पर मोल केल्विन दिया हो, और R बराबर हो जाएगा 8.314 कब, जब हमें प्रेशर और वॉल्यूम ये जूल में दिया हो, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर हमें प्रेशर एंड वॉल्यूम एटीएम लीटर में दिया है तो आपको लेना पड़ेगा R इज़ इक्वल टू 0.0821, और अगर प्रेशर वॉल्यूम जूल में दिया है तो हमें लेना पड़ेगा R इज़ इक्वल टू 8.314। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है is a relation between four variables, is a relation between four variables, and it describes the state of any gas, describes the state of any gas. Therefore it is called equation of state. Therefore it is called equation of state. जैसे आपको पता है कि अगर हम दो कंडीशन ले रहे हैं, if I am taking two condition, first है P1 V1 by T1 is equal to NR, and I am taking the second condition as P2 V2 by T2 is equal to NR। इन दोनों इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो कि आपका राइट हैंड वाला सेम है, यानी लेफ्ट हैंड सेम होगा। तो फ्रॉम द अबव टू आई कैन राइट P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। क्लियर है? चलिए,
नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास। My next concept is a relation between density and molar mass। इन दोनों के बीच में हमारा क्या रिलेशन है? हमें पता है कि PV बराबर nRT होता है, तो हम N/V को क्या लिख सकते हैं? P/RT। अब N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू P/RT, इक्वल टू P/RT। अब यही मास बाय वॉल्यूम, ये जो आपका टर्म्स है मास बाय वॉल्यूम, इसी को हम लिखेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू P/RT। यानी हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि जो मेरा डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू PM/RT, और अगर हम इसको मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में बात करें तो ये हो जाएगा DRT/P। तो आप किसी फॉर्म में इसको लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन व्हाट दे आर आस्किंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। It was given by John Dalton. It was given by John Dalton. Dalton's law of partial pressure was given by John Dalton. Now, what were his statement? It stated that the total pressure exerted by the mixture of non-reactive gases is equal to the sum of the partial pressures of individual gases कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो यहाँ पर आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, कोई एक सब्सटेंस है, सेकंड सब्सटेंस है, थर्ड सब्सटेंस है, फोर्थ सब्सटेंस है, 5 सब्सटेंस है, लेकिन आपस में इनका किसी से कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रिएक्शन हो जाएगा तो हमें कोई नया कंपाउंड बन जाएगा। अब हम बात करें कि जब इस कंटेनर में 5 मॉलिक्यूल्स हैं तो जो हमारा टोटल प्रेशर होगा
वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर, मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। इसी को हम बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि इसमें आप एक कंटेनर में ऐसा सब्सटेंस ले जो आपस में रिएक्शन ना करे, और जो उनकी टोटल प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं व्हाट इज एक्वस टेंशन। Next we are going to focus on what do you mean by aqueous tension। बन रहा है? Gases are generally collected over water. Gases are generally collected over water. As a result, they are moist. As a result, they are moist. Second, pressure of dry gas can be calculated by subtracting vapor pressure of water from total pressure of the moist gas, which contains water vapor. So therefore we can say that pressure exerted by saturated water vapor इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। इसी को हम बोलते हैं एक्वस टेंशन। अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो तो हम क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया व्हाट इज एक्वस टेंशन। जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे वो रहेगा पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन।